सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख रहे हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से आपने धार दे रखी है। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में लेसन नंबर 6। आज अपन इसको पूरा करेंगे। इसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश। राजवंश में अपन ने महत्वपूर्ण राजाओं की बातें की और आज अपन और जो बचे हुए 3-4 राजा हैं इनकी बातें कर लेते हैं। पहले अपने यहां पे आ रहे महाराजा जसवंत सिंह। साथियों, ये अपन ने पढ़ा कि महाराजा जो जसवंत सिंह है 1638 से 1678 तक, यानी ये कौन से जसवंत सिंह है, फर्स्ट है या सेकंड है, तो याद रखिएगा ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है। इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? 38 से लेकर 78 तक रहा। अपन ने बात की थी गज सिंह के 2 पुत्र थे, एक अमर सिंह राठौड़ और दूसरे जसवंत सिंह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाराजा गज सिंह और गज सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अमर सिंह राठौड़, जो नागौर वाले मतिरे की राड़ के लिए जाने जाते हैं, और उसके बाद में एक आपका जसवंत सिंह। अब गज सिंह की एक आपका पासवान थी, बोले तो एक प्रकार से दासी थी, जिसका नाम था अनारा बेगम। और ये जो अनारा बेगम थी, ये अनारा बेगम से बहुत ज्यादा गज सिंह प्रभावित थे। एक दिन जसवंत सिंह है वो इनके पास जाता है, अनारा बेगम खड़ी हो जाती है और जसवंत सिंह है वो इनका सम्मान करता है। तब जसवंत सिंह से अनारा बेगम प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर गज सिंह से वचन मांगती है कि आप अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को ही बनाएंगे। और उसी समय गज सिंह वचन दे देते हैं कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जसवंत सिंह। जबकि सिस्टम से उत्तराधिकारी किसे बनना चाहिए था? अमर सिंह को, क्योंकि बड़ा जो पुत्र था वो कौन था साथियों? अमर सिंह था। अब यहां आगे बात चलेगी कि जसवंत सिंह शासक बन जाते हैं। कब बनते हैं जसवंत सिंह शासक? तो साथियों गौर करना, पहले तो अपन इनकी बात कर लेते हैं कि जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में कहां होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ। कहां हुआ? बुरहानपुर में इनका जन्म होता है। और पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद में जसवंत सिंह का क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कब किया गया राज्याभिषेक? तो मित्रों याद रखेंगे 1638 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। और ये जो राज्याभिषेक की अपन यूं कहें, ये जो रस्म होती है ये कहां होती है? ये आगरा के अंदर होती है एक प्रकार से। यानी रस्म की अदायगी थी। शाहजहां इस समय मुगल सम्राट था। ये जसवंत सिंह को खिलत है, जड़ाऊ, जमधर, टीका आदि देके 4000 जात, 4000 स्वार का मनसब देके मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लेता है। और ये रस्में कहां पे पूरी हो जाती हैं? आप कहेंगे आगरा में पूरी हो जाती है। उसके बाद में फिर आपका बड़ा जो उत्सव है वो जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। अब आगे बात आती है जसवंत सिंह से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जरा देख लेते हैं अपन। साथियों गौर करें, मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जसवंत सिंह औरंगजेब के शासनकाल में भी रहेंगे, लेकिन जसवंत सिंह प्रथम जो हैं इनको महाराजा की उपाधि किसने दी? तो आप कहेंगे इनको महाराजा की उपाधि मुगल बादशाह शाहजहां। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना की तरफ से थे, लेकिन बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में जो अजमेर में लड़ा जाता है इसमें औरंगजेब का साथ दिया और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकार, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। आप देखिएगा किस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष होता है और किस प्रकार से जसवंत सिंह ये औरंगजेब के साथ जाते हैं। मैंने कल भी चर्चा की थी कि शाहजहां जब अपनी अंतिम अवस्था में था तब इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल जाते। इसके पुत्र कौन कौन थे? एक इसका पुत्र था दारा सिको, एक इसका पुत्र था शाह सूजा। एक पुत्र का नाम क्या था? शाह सूजा। एक पुत्र का नाम था औरंगजेब और मित्रों एक पुत्र का नाम था मुराद। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है कि शाहजहां के कितने थे? शाहजहां के 4 थे। एक दारा था, एक शाह सूजा था और एक औरंगजेब था और एक मुराद था।
कुल मिला के आप कहेंगे कि शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। और इन चारों के अंदर उत्तराधिकार जो युद्ध है वो होता है दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। अब जो शाहजहां था वो चाहता था किसको शासक बनाना? दारा को। तो जो शाही सेना थी यानी शाहजहां की सेना थी वो पूरी की पूरी किसके साथ थी? तो आप कहेंगे वो पूरी की पूरी दारा शिकोह के साथ थी। और शुरुआत में जसवंत सिंह भी किसके साथ थे? जसवंत सिंह भी शाही सेना के साथ थे। और इसी दौरान मैंने कल बताया था कि शाही सेना और मुख्य रूप से औरंगजेब जो था इनके बीच में युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध लड़े गए जरा देख लेते हैं। कल भी अपन ने बात की थी, एक युद्ध लड़ा जाता है जिस युद्ध का नाम था धर्मत का युद्ध। एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम था सामूगढ़ का युद्ध। और इन युद्धों में शाही सेना की तरफ से भाग लिया था जसवंत सिंह जी ने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब दोराई का युद्ध हुआ था उस दोराई के युद्ध के अंदर उसमें जो आपके जसवंत सिंह थे उन्होंने भाग लिया किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। यानी अब वो औरंगजेब की सेवा में चले जाते हैं। याद रखना है कि औरंगजेब की सेवा में चले जाते हैं और फिर दोराई के युद्ध में जो अजमेर के अंदर लड़ा गया था वहां पे आपका वो क्या करते हैं? औरंगजेब की तरफ से भाग लेते हैं। अब साथियों सुनना अगली बात। जसवंत सिंह के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। और वो कहानी क्या प्रचलित है? यानी आप यूं माने कि जब धर्मत का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में ये जसवंत सिंह थे, ये कौन सी सेना में थे? तो आप कहेंगे धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह शाही सेना में थे। और ये आपको पता है कि ये युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? ये औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा गया था। जब इस शाही सेना की क्या हो जाती है मित्रों? इस शाही सेना की हार हो जाती है। हारने के बाद में जसवंत सिंह जब जोधपुर लौटते हैं, ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न आ सकता है कि हारने के बाद में जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटते हैं तो इनकी जो रानी थी उस रानी ने क्या किया? इनकी रानी थी जिसका नाम था उदयपुरी रानी, जिसे महारानी महामाया कहते हैं। यानी महारानी महामाया कहते हैं, जिसे उदयपुरी रानी कहते हैं। इस उदयपुरी रानी को पता चलता है कि राजा हैं ये हार के लौटे हैं। तब उदयपुरी रानी या जिसे अपन महारानी महामाया कहते हैं, अब वो कहती है कि मेरा पति ये हो ही नहीं सकता, ये मेरा पति नहीं हो सकता। और ऐसा कह के जो किले के दरवाजे है वो बंद करवा देती है कि या तो राजपूत है ये युद्ध में काम आ जाता है या फिर युद्ध में जीत के आता है। यानी दो बातें कही थी कि या तो राजपूत है वो युद्ध में काम आ जाता है या वो जीत के आता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा रानी महामाया ने कहा। गेट नहीं खोले, लेकिन रानी महामाया की जो मां थी वो वहां थी, उसके कहने पे गेट खोलते हैं और वापस से जसवंत सिंह है ये आपका क्रोध में आ जाते हैं और वापस से बताते हैं इतिहासकार की पुनः युद्ध मैदान में चले जाते हैं। और युद्ध मैदान में जाने के बाद में ये थोड़ी रणनीतियां अलग बनाते हैं कि छत्रपति शिवाजी थे उनके साथ मिलकर मुगलों को भारत भूमि से खदेड़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन उस योजना की भनक किसको लग जाती है? औरंगजेब को लग जाती है। और बाद में तो मैंने बताया कि औरंगजेब के साथ ही हो जाते हैं। अब साथियों गौर करेंगे, जिस शिवाजी के साथ मिलकर मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना बनाई थी, उसी शिवाजी के विरुद्ध अभियान में भेजा जाता है। याद रखेंगे, शिवाजी के विरुद्ध अभियान, यानी शिवाजी के विरुद्ध एक अभियान चलाता है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध अभियान चलाता है तो उस अभियान में किसको भेजता है? जसवंत सिंह को भेजता है। लेकिन जसवंत सिंह उसमें तो सफल नहीं होते हैं। इसी दौरान औरंगाबाद में वो क्या करते हैं? औरंगजेब है क्या? औरंगाबाद के अंदर ये जसवंतपुरा नाम का कस्बा बसाते हैं। याद रखेंगे, ये जसवंतपुरा कस्बा ये कब बसाया जाता है? 1667 में बसाया जाता है। और इसी समय जसवंत सिंह के साथ इनके दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था मोहनोत नैणसी। साथियों प्रश्न बन सकता है कि मोहनोत नैणसी किसके दरबार में रहता था? तो आप कहेंगे महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में। लेकिन आपसे यह पूछ लिया जाता है कि जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहता था या जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रहता था? तो आपका उत्तर बनेगा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। मोहनोत नैणसी के साथ एक सुंदर दास और था, ये दोनों ही साथ में थे।
और वहां पता नहीं किस प्रकार से किन बातों को लेके इनमें आपसी मतभेद हो जाते हैं, और मतभेद होने के बाद में इन दोनों को ही क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को ही कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद में 1668 ईस्वी के अंदर इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना क्या था? जुर्माना था कि 1 लाख रुपए जमा करवाओ। अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, इन्हें छोड़ दिया। इन्होंने जुर्माना नहीं जमा करवाया, वापस से इनको क्या कर लिया जाता है, पुनः इनको कैद कर लिया जाता है। और जब इनको यहां से जोधपुर भेजा जा रहा था तो 1670 ईस्वी में इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, अंततः इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मोहनोत नेणसी और सुंदरदास ये किसके दरबार में थे? तो मित्रों याद रखेंगे, ये किसके दरबार में रहते थे? ये जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न आ सकता है, अगला प्रश्न आ सकता है कि मोहनोत जो नेणसी है, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो साथियों याद करेंगे, मोहनोत नेणसी का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है नेणसीरी ख्यात। यह प्रश्न आ सकता है कि नेणसीरी ख्यात ये किसका ग्रंथ है? तो आप कहेंगे मोहनोत नेणसी का। और इसके अलावा एक ग्रंथ और आता है मारवाड़ रा परगनारी विगत। यह शानदार सा प्रश्न है। मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत है, यह किसका ग्रंथ है? तो आप कहेंगे यह मोहनोत नेणसी का ग्रंथ है। अब आप कमेंट करके बताइएगा, मोहनोत नेणसी के कौन से ग्रंथ को राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है, और उसके अंदर जनगणना संबंधित जो आंकड़े थे उनकी भी चर्चा की गई थी। अब मित्रों फिर गौर करें, ये तो इनके कार्यकाल में थे ही। अब बात करते हैं कि जसवंत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1678 में होती है। कहां होती है? जरा गौर करेंगे, 1673 की बातें हैं, 1673 की बातें हैं, और 1673 में कब की बात कर रहा हूं मैं? 1673 के अंदर, 1673 के अंदर इनकी कहां नियुक्ति कर दी जाती है? तो मित्रों गौर करना, इनकी नियुक्ति काबुल में कर दी जाती है। और काबुल में नियुक्ति होती है। उस दौरान ये काबुल के अंदर एक अपना प्रमुख थाना किसे बनाते हैं? ये जमरूद को बनाते हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर ही है। याद रखेंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो याद रखें, जमरूद को ये अपना प्रमुख ठिकाना बनाते हैं, और इसी जमरूद में रहते हुए 1678 ईस्वी में 1678 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रश्न बनेगा कि इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कहां हुई? तो याद रखेंगे, इनकी मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान के अंदर हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हुई थी, शानदार प्रश्न है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी रानियां थी। रानियां तो बहुत सारी थी, लेकिन इनकी 2 रानियां, एक रानी का नाम था जस कुंवरी, एक रानी का नाम था जस कुंवरी, और दूसरी रानी का नाम था नरुकी। ये दोनों ही रानियां गर्भवती थी, और इन दोनों ही रानियों के गर्भवती होने के कारण जब इन दोनों रानियों ने इनकी मृत्यु के बाद में कहा कि हमें सती होना है, तो जो आपके और लोग थे, इन्होंने समझा बुझा के सरदारों ने क्या किया कि आप जब सती हो जाएंगे तो जीवित उत्तराधिकारी नहीं बचेगा, और जीवित उत्तराधिकारी नहीं बचेगा, यह हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी। अब क्या होता है, इनकी रानियां दोनों गर्भवती थी, और दोनों ही गर्भवती थी, दोनों ही क्या होना चाहती थी? सती होना चाहती थी। और बाद में आपको बता दूं मैं, ये जो जसकुंवरी रानी है, इसी से किसका जन्म होता है? अजीत सिंह का जन्म होता है। और ये जो अजीत सिंह है, ये बाद में बड़े संघर्ष से किस प्रकार से शासक बनते हैं, ये तो जब अजीत सिंह की बात करेंगे तब अपन करेंगे। यानी ये जो कुंवर अजीत सिंह है, इनका जन्म जसकुंवरी से होता है, याद रखेंगे। जबकि जो नरुकी रानी थी, इससे होता है दलथम्बड़ का जन्म। दलथम्बड़ है, इनकी मृत्यु शैशव अवस्था में हो जाती है। तो बाद में जीवित उत्तराधिकारी के रूप में जिसका पालन पोषण किया जाता है, वो कौन थे? अजीत सिंह थे। जैसे ही 1678 में, जैसे ही मित्रों 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मौत होती है, उस समय औरंगजेब है, वो एक कथन कहता है। क्या कहता है? औरंगजेब कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। प्रश्न बन सकता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है, ये किसने कहा था? तो मित्रों गौर करेंगे, आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है, ऐसा किसने कहा? ऐसा औरंगजेब ने कहा। ऐसा औरंगजेब ने किसके लिए कहा? यह कोई किले के लिए नहीं कहा,
ये कोई किले के लिए नहीं कहा। एक कथन ऐसा और भी आता है, एक कथन ऐसा और भी आता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये भी किसी के बारे में कथन है, वो गढ़ के बारे में, वो विजय के बारे में है, जबकि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। यानी यूं कहा जा सकता है इस बात को कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा जा चुका है। ये औरंगजेब ने कहा, किसकी मृत्यु पे कहा? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पे औरंगजेब ने ऐसा कहा। अब मित्रों फिर गौर करें, यहां ये जो किताबें आ रही हैं, किताबें आने का मतलब महत्वपूर्ण किताब है भाषा भूषण। यह प्रश्न आ सकता है पेपर में आपके कि इनकी महत्वपूर्ण जो किताब थी रीति अलंकार का एक शानदार सा ग्रंथ है भाषा भूषण। इसके अलावा इन्होंने आनंद प्रकाश भी लिखा, इसके अलावा इन्होंने सिद्धांत बोध भी लिखा, प्रबोध चंद्रोदय भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने एक अपरोक्ष सिद्धांत, ये किसका ग्रंथ है? तो याद रखेंगे अपरोक्ष सिद्धांत महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। इसके अलावा एक अनुभव प्रकाश भी किसका ग्रंथ है? ये भी जसवंत सिंह का ग्रंथ है। उसके अलावा सिद्धांत बोध भी है, एक सिद्धांत सार नाम का ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। अब बात आती है कि इन्होंने क्या कोई और भी काम किया था क्या? स्थापत्य के क्षेत्र में भी बिल्कुल किया था। स्थापत्य में भी मैंने बताया औरंगाबाद में रहते हुए इन्होंने क्या बनवाया था? औरंगाबाद में रहते हुए इन्होंने जसवंतपुरा कस्बा बनवाया था और इनकी रानी थी अतिरंगदे, उन्होंने एक तालाब बनवाया था जनसागर तालाब, ठीक है। दूसरी रानी जसवंत दे, उन्होंने राई का बाग बनवाया, कोट तथा कल्याण सागर बनवाया, ठीक है। इस तालाब के स्थान को रातानाड़ा कहते हैं। राई का बाग जसवंत सिंह जी की रानी ने बनवाया था, याद रखेंगे। राई का बाग किसने बनवाया? इनकी रानी ने। रानी का नाम क्या था? रानी का नाम था जसवंत दे, याद रखेंगे। इनकी रानी जसवंत दे ने क्या बनवाया? राई का बाग बनवाया। तो ये थी मित्रों महाराजा जसवंत सिंह के बारे में जानकारी। आगे और भी अपन जानकारी लेते हैं, ये लेते हैं महाराजा राज सिंह के बारे में। राज सिंह से संबंधित क्या क्या बातें हैं जो अपने काम की हैं, जो अपने पेपर में आ सकती हैं। चलिए करते हैं शुरू। अब साथियों देखिएगा राज सिंह के बारे में क्या क्या कहानियां बन सकती हैं। पहली बात, महाराजा राज सिंह प्रथम, इनका शासनकाल कब से लेके कब तक है? 1652 से लेके 1680। इनको इतिहास के अंदर क्या कहा जाता है? इनका इतिहास में एक विशेष नाम आता है और वो नाम आता है विजय कटकातु। प्रश्न आ सकता है कि विजय कटकातु के नाम से मेवाड़ के किस शासक को जाना जाता है? तो आप कहेंगे राज सिंह प्रथम को जाना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे जगत सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे साथियों, इनके पिता का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु के बाद में 1652 में ये गद्दी पे बैठते हैं। ये तो बात होगी, राज्याभिषेक हो जाता है। अब जब ये 1652 में गद्दी पर बैठते हैं, उस समय यानी 1652 की बात है। इस समय जो आपका मुगल शासक था मित्रों, वो कौन था? शाहजहां था। इस समय मुगल शासक कौन था? शाहजहां था, याद रखेंगे। शाहजहां के बाद में फिर आगे जाके मुगल शासक कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। तो राज सिंह प्रथम के समकालीन मुगल शासक गद्दी पे बैठते तो कौन था? शाहजहां था, और बाद में कौन था? औरंगजेब था। अब मेवाड़ और मुगलों की संधियां तो हालांकि 1615 में अमर सिंह के समय से हो गई थी। अब अपने पिता जगत सिंह ने, इनके पिता जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवा दिया था। उस निर्माण को इन्होंने भी क्या कर दिया? इन्होंने भी गद्दी पे बैठते ही शुरू कर दिया। और शाहजहां को यह बात जची नहीं, यानी इनके कार्यकाल का प्रारंभ जो होता है, वो प्रारंभ ही किससे होता है मित्रों? वो प्रारंभ ही संघर्ष से होता है। कैसा संघर्ष? शासक बनते इन्होंने क्या किया? इन्होंने चित्तौड़ का निर्माण शुरू करवाया, पुनर्निर्माण बोले तो। और जैसे ही चित्तौड़ का निर्माण शुरू करवाया, शाहजहां को यह बात जची नहीं। शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने एक व्यक्ति भेजा और उसका नाम था सादुल्ला खां। यह प्रश्न आ सकता है पेपर में कि शाहजहां ने राज सिंह के समय जब चित्तौड़ का निर्माण हो रहा था, उस समय किसको भेजा? सादुल्ला खां को भेजा। और सादुल्ला खां चित्तौड़ में रहता है और जो निर्माण करवाया था कंगूरे बुर्ज इनको तोड़ देता है।
इससे दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वापस से क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और शाहजहां जो है ये संधि का फिर क्या करता है, प्रयास करता है। और उसी प्रयास के प्रत्युत्तर में राज सिंह प्रथम है, ये भी अपने कुंवर को शाहजहां के पास भेजे देते हैं। अब प्रश्न बनेगा इसके बाद में आगे की क्या कहानी है। इन्होंने अपने मारवाड़ के अंदर एक टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ये अपना प्रभाव जमाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। प्रश्न बन सकता है, मारवाड़ का नाम मेवाड़, कि मेवाड़ के अंदर टीका दौड़ का आयोजन किसने करवाया? तो आप कहेंगे राणा ने। इस जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, ये जो आपका उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था सम्राट शाहजहां के पुत्रों में, उसका फायदा उठाने के लिए अपने यहां टीका दौड़ का आयोजन करवाते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को और अधिक बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा, टीका दौड़ हो जाती है। इधर शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार जो संघर्ष चला था, उस उत्तराधिकार संघर्ष में किसकी विजय होती है? तो आप कहेंगे औरंगजेब की विजय होती है। ठीक हो गई। अब इसका मतलब औरंगजेब और कौन साथ हो गए? औरंगजेब और महाराणा राज सिंह साथ हो गए। इन दोनों के मध्य जो संबंध थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन इसी दौरान कहानियां थोड़ी सी उलट हो जाती हैं। कैसे कहानियां बदलती हैं जरा देखिएगा। ये यहां मेवाड़ था, ये मेवाड़ था, यहां पे किशनगढ़ था, यहां कौन था? किशनगढ़ था। अब यहां मान लो आप औरंगजेब, यहां कौन है? औरंगजेब है। अब साथियों कैसी कहानी बनती है? किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह। अब चारुमती के भाई ने जो मानसिंह था, उसने दबाव में आकर के और चारुमती का विवाह है, ये किससे करवाने की सोची? औरंगजेब से। जबकि चारुमती ने एक पत्र लिखा राज सिंह को, और चारुमती ने कहा कि मैं अपने धर्म में शादी करना चाहती हूं, आप मेरा वर्ण कीजिए, आप मुझसे शादी कीजिए। अब जैसे ही राज सिंह को यह सूचना मिलती है, राज सिंह बिना औरंगजेब की परवाह किए राज सिंह जो है ये आपका यहां से कहां चला जाता है? किशनगढ़ किस काम के लिए? चारुमती से विवाह करने के लिए। और मेवाड़ की जो जिम्मेदारी है, मेवाड़ की जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा का भार किसको सौंपता है? सलुम्बर का एक आपका नवविवाहित था, इनका सामंत था, जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। अब सुरक्षा का भार रतन सिंह चुंडावत को सौंपते हैं। रतन सिंह चुंडावत कौन था? तो मैंने अभी बताया, रतन सिंह चुंडावत इनका सामंत था। और सामंत को कह के जाते हैं कि मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो इससे शादी करने के लिए जा रहा हूं चारुमती से, और आप पीछे से औरंगजेब कहीं अपने मेवाड़ पे आक्रमण नहीं कर दे, उसकी रक्षा करो। रतन सिंह चुंडावत चूंकि नवविवाहित था, इसका भी विवाह हुआ ही था। और जब नवविवाहित था तो इसकी रानी थी जिसका नाम आता है इतिहास के अंदर हाड़ी रानी। कौन सी रानी? हाड़ी रानी सहल कंवर। नवविवाहित ये जो जोड़ा था, ये चिंता में पड़ गया कि अब कल ही शादी हुई और आज युद्ध में जाना, ऐसा कुछ नहीं था। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी, बोले तो इन रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? सलह कंवर नहीं, सहल कंवर। इसका नाम था सहल कंवर। रतन सिंह चुंडावत युद्ध मैदान में जाने लगते हैं। इसी दौरान रतन सिंह चुंडावत को सहल कंवर की याद आ जाती है और वो अपने किसी सैनिक को भेजते हैं कि आप सहल कंवर से उसके कोई निशानी लेके आओ ताकि मैं उसको देख सकूं। और जब सहल कंवर ने देखा कि रतन सिंह निशानी मंगा रहा है कि कहीं यह निशानी युद्ध में हार का कारण ना बन जाए, सहल कंवर ने आव देखा ना ताव और फटाक से कटार लेके अपनी गर्दन काट के दे दी। और वो गर्दन लेके, वो कटी हुई गर्दन लेके, और वो आपका उसका रतन सिंह का एक सेवक था, वो पहुंचता है रतन सिंह चुंडावत के पास। रतन सिंह की भुजा फड़क जाती है और वो अपने दुश्मन की सेना के ऊपर टूट पड़ता है। तभी तो इतिहास में कहा गया है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दी वो छतरानी। यानी रतन सिंह चुंडावत ने सेनानी मांगी और यहां सेनानी के बदले क्या मिला? सिर मिल गया। शीश कटे और धड़ लड़े, ऐसे थे राजा पहले।
यहां मैं बात कर रहा हूं कि रतन सिंह चुंडावत जो है, रतन सिंह चुंडावत ने निशानी मंगाई और रानी आपका सहल कंवर ने सिर काट के दे दिया। तो क्या कहा गया कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। ये थी कहां की? ये हाड़ी रानी थी, हाड़ा वंश की राजकुमारी थी, और हाड़ा वंश की राजकुमारी ने सर दे दिया। अब जैसे ही औरंगजेब इधर आता है, युद्ध चालू हो जाता है। लेकिन औरंगजेब के आक्रमण करने से पहले ही राज सिंह है वो चारुमती से विवाह करके और अपने धर्म की और चारुमती के धर्म की क्या करता है? रक्षा करता है। यह बात होगी। अब ऐसा होने से आपको निश्चित ही पता है क्या होगा? औरंगजेब थोड़ा सा गुस्साएगा, और औरंगजेब इस घटना के बाद में यानी लगभग संयोग मान सकते हैं आप, इसके बाद में औरंगजेब की नीतियां जो थी वो और ज्यादा कट्टर हो गई। औरंगजेब की नीतियां हैं वो और ज्यादा क्या हो जाती हैं? कट्टर हो जाती हैं। उसने कर लगा दिया जो हिंदुओं के लिए बड़ा ही अपन कहें एक धार्मिक कर था, जजिया कर। और इस जजिया कर लगाने के बाद में प्रश्न बनता है कि जजिया कर का विरोध किसने किया? तो याद रखेंगे मित्रों, जजिया कर का विरोध है ये विरोध राज सिंह ने किया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और ये प्रत्येक हिंदू को देना पड़ता था। इससे हिंदुओं का अपन कहें कि एक आर्थिक भार पड़ गया। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? 1669 में नहीं लगाया था, सॉरी, ये लगाया था 1679 में। 69 में ना लगा के 1679 में लगाया था, 69 बोल दिया मैंने। 1679 में औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब जजिया कर लगा देता है। लेकिन 1669 में क्या होता, उससे पहले की घटना बता दूं। 1669 में मंदिर तोड़ने के आदेश दे दिए जाते हैं और मंदिर तुड़वाए जाते हैं। और मंदिर तोड़ने के इसी आदेशों के क्रम में जब कई जगह के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब बादशाह के डर से कई लोग आते हैं। उनके अंदर क्या कहानियां ये यहां लिख रखी किताब में देखिएगा। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आते हैं। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने यहां शरण दी। यानी जो गोवर्धन नाथ की मूर्ति लेके आते हैं उन गोस्वामी भक्तों को शरण किसने दी? तो याद रखेंगे, राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली में। ध्यान देना है, दोनों ही प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं कि द्वारिकाधीश की मूर्ति कहां लगी? तो मित्रों आप कहेंगे द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में, जबकि श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां लगती है? सिहाड़ नाथ द्वारा में। यानी राजस्थान में नाथ द्वारा ये एक बड़ा केंद्र है। यहां की कई सी बातें हैं जो अपन लोक कला वगैरह में करेंगे। ये तो थी इनकी धर्म की बात। अब आ जाओ इन्होंने और क्या काम किया? और भी इन्होंने काम किया। इन्होंने कई प्रकार के जल स्रोत वगैरह बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति लिखी। कितने शिलाओं पर? 25 शिलाओं पर। और इसी राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है ये नौचौकी पाल कहलाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है। इन्होंने झील के पास में सर्व ऋतु विलास है जन सागर के निर्माण करवाए, राजनगर नाम का कस्बा आबाद करवाया और उसी राजनगर के नाम पर राजसमंद बन गया। फिर अब प्रश्न यूं बनेगा आगे कि राज सिंह के दरबार में रणछोड़ भट्ट तो रहता था। इस रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिख दी। लेकिन इसके अलावा एक और इनके दरबार में रहा करता था सदाशिव। यानी इनके दरबार में एक व्यक्ति और रहता था जिसका नाम क्या था? सदाशिव था। उसके अलावा सदाशिव ने किताब लिखी थी राज रत्नाकर। यह आ सकता है इसलिए मैंने लिख दिया यहां। राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मित्रों गौर करेंगे, राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक थे वो सदाशिव थे। सदाशिव ने कौन सी पुस्तक लिखी? राज रत्नाकर। उसके बाद में जैसे ही आगे चलते हैं तो एक मुकुंद नाम का भी लेखक था। मुकुंद ने राज सिंहाष्टक नामक काव्य लिखा था, राज सिंहाष्टक नामक। उसके बाद में खुमाण रासो भी आता है। यह भी राज सिंह के काल के आसपास ही हैं। खुमाण रासो के रचयिता जो हैं वो दौलत विजय हैं। दौलत विजय किसके रचयिता हैं? खुमाण रासो के हैं। गिरधर आसिया ने संगत रासो लिखा था। उसके बाद में राजविलास कविमान ने लिखा था। मैं लिख देता हूं, कविमान ने क्या लिखा? राजविलास। उसके बाद में प्रश्न बन सकता आपका कि संगत रासो,
ये किसने लिखा? ये लिखा गिरधर आसिया ने। क्या लिखा गिरधर आसिया ने? संगत रासो। उसके अलावा दौलत विजय ने क्या लिखा? खुमान रासो। और उसके अलावा जो आपका कोई खास बात है नहीं। ठीक है, तो ये थे महाराणा राज सिंह और राज सिंह से संबंधित बातें। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब साथियों बात करते हैं पर नेक्स्ट जो शासक है उनकी, सवाई जयसिंह। कहां के शासक थे? जयपुर के शासक थे। कब से लेके कब तक? 1699। चिंता ना करें, कई जगह 1700 भी मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। 1700 से लेके 1743 तक इन्होंने शासन किया। इनका जन्म कब हुआ? 1688 में हुआ। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों में, मुगल राजनीति और मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। सवाई क्यों दी? जरा कहानी समझिएगा। आप यूं कहें कि एक शासक था, नाम था विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के दो पुत्र थे। कौन कौन से? एक का नाम था विजय सिंह और छोटा भाई था जिसका नाम था जय सिंह। आ रही बात समझ में? अब ये जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब ने जब देखा कि ये जो विजय सिंह है ये वाकपटु है, ये बिल्कुल जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उससे भी कहीं ज्यादा अधिक है, तो इस वाकपटुता का, इस इनकी चालाकी का, इनके नेतृत्व कौशल का बचपन में ही पहचान करके इनका नाम क्या कर दिया जाता है? इनका नाम कर दिया जाता है सवाई जयसिंह। कि ये तो उनसे भी सवाए हैं, उनसे भी अच्छे हैं। वो तो मिर्जा जयसिंह थे, मिर्जा नाम शाहजहां ने दिया था, जबकि ये सवाई जयसिंह, इससे पहले सवाई किसी ने नहीं लगाया ना, उसके बाद सारे राजा लगाएंगे, सवाई माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह, इससे पहले सवाई कहीं नहीं आए, है ना। तो याद रखेंगे। क्या आप पढ़ते हैं कि सवाई मान सिंह, वो मान सिंह प्रथम ही आता है, सवाई मान सिंह वो द्वितीय आ जाते हैं फिर। ठीक है, क्या आपने पढ़ा? सवाई भारमल है, भारमली थे। सवाई भगवान दास पढ़ा? नहीं पढ़ा। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा? नहीं पढ़ा। सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह द्वितीय जिसे अपन कहते हैं, वहीं से इनका नाम जयसिंह द्वितीय रख दिया जाता है और जयसिंह का नाम क्या कर दिया जाता है? विजय सिंह कर दिया जाता है। अब मित्रों ये क्या करते हैं, किस प्रकार से आगे की कहानियां बनती हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब प्रश्न बना कि पहली बार ये कब, यानी 1698 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में एक सैनिक अभियान में चले गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में ही ये सैनिक अभियान में चले गए। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं सवाई जयसिंह की। उसके बाद में याद रखेंगे इन्होंने राजगद्दी कब संभाली? 1699 लिख रखा है, वैसे किताबों में 1700 आता है, 1700 आपको मान लेना, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी। अब इस समय औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद में कई से एक शासक आते हैं, कई से एक जाते हैं, और आपको सीधा इतना ही याद रखना है मित्रों कि सर्वाधिक मुगल शासकों के समय रहने वाले राजपूताने के शासक कौन थे? सवाई जयसिंह। इन्होंने कितने मुगल शासकों का टाइम देखा? 7 मुगल शासकों का। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अब औरंगजेब की तो मृत्यु होगी, आगे क्या कहानी बनेगी देखिएगा जरा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के 2 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। इन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। अब जो आपका सवाई जयसिंह थे ये पहले औरंगजेब के अधीन थे, औरंगजेब के अधीन के बाद में आजम के अधीन आ गए। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में आजम की मौत हो जाती है। सवाई जयसिंह किसके पास चले जाते हैं? मुअज्जम के पास चले जाते हैं। और यही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से,
ये ही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। प्रश्न बनेगा, सवाई जयसिंह औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में किसके साथ थे? आजम के साथ थे। लेकिन अब ये किसके साथ हो जाते हैं? तो याद रखेंगे, मुअज्जम के साथ हो जाते हैं, जिसे बहादुर शाह कहते हैं। और बहादुर शाह इनसे नाराज था। वो क्या करता है, इनके भाई को जयपुर की गद्दी दे देता है, और भाई को जयपुर की गद्दी देके और जयपुर का नाम क्या रख देता है? मोमिनाबाद रख देता है। क्या नाम रख देता है? मोमिनाबाद। जयपुर बोले तो आमेर का नाम क्या रख देता है? मोमिनाबाद। तो ये प्रश्न आ सकता है, मोमिनाबाद नाम किसके समय रखा गया? ये बहादुर शाह के समय रखा गया। बोले तो मुअज्जम के समय रखा गया। और मोमिनाबाद की गद्दी पे किसे बैठा दिया गया? विजय सिंह को, जो जयसिंह का ही भाई था। जयसिंह का ही भाई था। आगे और क्या कहानियां बनेंगी? और आपको अब इतना याद रखना है कि सवाई जयसिंह वापस से अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए मेवाड़ से भी संबंध बनाता है, मारवाड़ से भी संबंध बनाता है, और खुद था ही, यानी मेवाड़ और मारवाड़ को अपनी ओर मिलाता है। अब प्रश्न बनेगा, इनके समकालीन जब यहां जयपुर में सवाई जयसिंह थे तो मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ में याद रखेंगे अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ में कौन थे? अमर सिंह द्वितीय थे। जबकि मारवाड़ में कौन था? मारवाड़ में आपको याद रखना है, यहां थे अजीत सिंह। यहां कौन थे? अजीत सिंह। ये तीन शासक थे इस प्रकार। मारवाड़ में अजीत सिंह, मेवाड़ के अंदर जय सिंह, जयपुर में जय सिंह, और मेवाड़ में कौन? अमर सिंह द्वितीय। ये तीनों थे, और इन तीनों ने आपसी संबंध स्थापित कर लिए। यानी जो आपका अमर सिंह द्वितीय था, इन्होंने क्या किया? मेवाड़ का जो महाराणा, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इनके शासकों ने एक योजना बनाई, और जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी की शादी किससे कर दी? जयसिंह से कर दी। इधर अजीत सिंह भी कम नहीं था। अजीत सिंह जी ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवरी की शादी किससे कर दी? जयसिंह से कर दी। यानी अब ये तिकड़ी बन गई, और ये तीनों मिलकर ये चाहते थे कि राजस्थान से किसी भी प्रकार से मुगल प्रभाव है वो क्या हो जाए? हट जाए। लेकिन मुगल प्रभाव पूर्णतः तो नहीं हटा, लेकिन संगठन का थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए फायदा हो ही जाता है। तो ये चलता रहा इनके संगठन का। एक मिनट। इनके संगठन का फायदा ये रहा मित्रों, इनके संगठन का फायदा ये रहा कि जो आपका बहादुर शाह था, उसकी मृत्यु के बाद में जहांदर शाह शासक बना, उसने जजिया कर हटा दिया। क्या हटा दिया? जजिया कर हटा दिया। बाकी इनके समय की महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि इनके समय ही इनकी एक बहन थी। कहानियां हैं, आराम से समझिएगा। और बहन का नाम क्या था? इनकी बहन, जिसका नाम था अमर कुंवरी। इस अमर कुंवरी की शादी, इसकी शादी कहां कर दी? बूंदी कर दी। किसके साथ की? बूंदी की बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ। बुद्ध सिंह हाड़ा। चलो शादी कर दी साहब, कोई दिक्कत नहीं, मामला चल रहा था, सेट था पूरा। लेकिन फिर इन दोनों में, बुद्ध सिंह में और सवाई जयसिंह में, पता नहीं किन बातों के लेके अनबन हो जाती है, और फिर इसी बुद्ध सिंह के विरुद्ध सवाई जयसिंह ये चाल चलने लग जाता है। लंबी कहानी है, किस प्रकार से आपका बुद्ध सिंह के बच्चा हुआ, नहीं हुआ, मरवा दिया, क्या कहानी थी, दलेल सिंह, आदि आदि बातें थी। अब आगे चल के ये जो अमर कुंवरी है, ये क्या करती है? ये निमंत्रण देती है। ये निमंत्रण किसको देती है? मराठों को निमंत्रण देती है। और मराठों में किसको निमंत्रण देती है? गौर करना, शानदार बात है। मल्हार राव होलकर को। मल्हार राव होलकर को यह निमंत्रण देती है, मल्हार राव होलकर को भाई बनाकर, कि आप आइए और इस बूंदी को बचाइए। ये बूंदी अब सवाई जयसिंह के हाथों में जा रहा है, क्योंकि सवाई जयसिंह ने अपने समर्थित व्यक्ति दलेल सिंह को बूंदी का क्या कर दिया? शासक बना दिया था। अब जो मराठाओं ने क्या किया? मराठाओं ने इस समय का फायदा उठाया, और मल्हार राव होलकर है वो सेना लेके बूंदी के ऊपर आ गया। और राजस्थान में राजनीति में मराठों का पहला प्रवेश कहां हुआ? यह प्रश्न शानदार है।
राजस्थान की राजनीति में मराठों का पहला प्रवेश कहां होता है? तो मित्रों गौर करेंगे, बूंदी में होता है। सबसे पहला आक्रमण कौन करता है? मल्हार राव होलकर करता है। आक्रमण करने के लिए न्योता किसने दिया? आक्रमण करने के लिए न्योता अमर कुंवरी, जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी, इन्होंने दिया। क्यों दिया? ये अपने भाई सवाई जयसिंह का हस्तक्षेप यहां नहीं चाहती थी, इसलिए क्या किया, इसने मराठाओं को यहां आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जहां सबसे पहले मराठों का प्रवेश हुआ? मराठों का सबसे पहले प्रवेश कहां हुआ? बूंदी में। उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक बुद्ध सिंह हाड़ा थे। आगे बात समझ में, कौन थे? बुद्ध सिंह हाड़ा थे। और यह घटना लगभग 1730 की है भाई साहब। कब की घटना है? 1730 की घटना है। आगे जैसे ही बात करते हैं, इसके बाद क्या कहानियां बनती हैं? इसके बाद में कहानी यूं बनेगी मित्रों, एक नाम आता है, आप जानते हैं अच्छे ढंग से, मुझे जहां तक पता है, हुरडा। और हुरडा नाम की जगह पर एक सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसे इतिहास में कहा जाता है हुरडा सम्मेलन। गुरुजी, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? संयोग से 34 नंबर का पेज ही चल रहा है। यह हुरडा सम्मेलन होता है मित्रों 17 जुलाई 1734 को। गुरुजी, हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ? सुनिए। हुरडा सम्मेलन होता है मराठा शक्ति के विरुद्ध, यहां मैं लिख देता हूं, यानी मराठों के विरुद्ध राजस्थान के शासक एक जगह होते हैं, और राणा सांगा ने या तो एक जगह किया था, एक छत्ते के नीचे, एक झंडे के नीचे, या सवाई जयसिंह ने अपने शत्रु के विरुद्ध एक जगह इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया। देखिएगा इधर कौन कौन आते हैं। इधर जयपुर से हुरडा सम्मेलन में कौन थे? जयपुर से जयसिंह थे, मुख्य आयोजनकर्ता ये थे भाई साहब जी। उसके बाद में प्रश्न बनेगा, जयपुर से ये तो मेवाड़ से कौन थे? मेवाड़ में अब आ गए हैं जगत सिंह द्वितीय। कौन आ गए? जगत सिंह द्वितीय आ गए। पहले अमर सिंह द्वितीय थे, इनसे ठीक पहले। उसके बाद में फिर प्रश्न बनेगा कि और भी कोई था क्या? बिल्कुल थे। कौन थे गुरुजी? बताओ फिर। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे, और भी आपका कई शेख थे, जैसे जयपुर से सवाई जयसिंह हो गए, बीकानेर से जोरावर सिंह थे, कोटा से दुर्जन झाल सिंह थे, बूंदी से दलेल सिंह थे, नागौर से बख्त सिंह थे, किशनगढ़ से राज सिंह थे, करौली से गोपाल सिंह थे। कई शेख शासक यहां पे थे। अब हुरडा सम्मेलन हो गया। प्रश्न बन सकता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अच्छा प्रश्न है ना, अध्यक्षता किसने की? तो जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह द्वितीय करता है। कब होता है सम्मेलन? 17 जुलाई 1734 को। कहां होता है? तो मित्रों याद करना, हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में होता है। हुरडा सम्मेलन कहां होता है? भीलवाड़ा में होता है 17 जुलाई 1734 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको बताया, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना और राजपुताना पर मराठाओं के आक्रमण को रोकना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलो ठीक है, हो गया हुरडा सम्मेलन। लेकिन जितना फायदा होना चाहिए था उतना इस सम्मेलन से होता नहीं है। आगे कहानियां क्या बनती हैं? आगे चल के आपका धौलपुर समझौता होता है, कोई खास बात नहीं। अब बात करते हैं ये तो हो गया, औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। अगले पेज पे आते हैं अपन। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक में की जाती है, सेनापति के रूप में, विद्वान के रूप में, आश्रयदाता के रूप में, नक्षत्र और गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में इनकी की जाती है। कछवार राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर राजधानी किसको बनाया? जयपुर को। जयपुर नगर किसने बसाया? कई बार प्रश्न आ जाता है, तो आप कहेंगे जयपुर नगर बसाने का काम सवाई जयसिंह ने ही किया। कब किया, कैसे किया? जयपुर पे अलग वीडियो लेके आऊंगा एक। कौन इसका आपका नक्शा बनाया, किसने, किस प्रकार से बना, कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा ये कितने नवंबर को या कितने अक्टूबर, कितने सितंबर, जो भी आपको याद है, कब बना, कौन से सन में बना, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब बात आती है कि जयपुर को राजधानी बना लिया। आगे बात आ रही कि सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, और जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया। प्रश्न आ सकता है, जीज ए मोहम्मद शाही का मतलब यह मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल थी, यानी बात करें ये एक सारणी थी। प्रश्न आ सकता है जीज ए मोहम्मद शाही क्या थी? प्रश्न आ सकता है, शानदार अच्छा सा प्रश्न है।
तो आप कहेंगे ये जीज मोहम्मद शाही, ये मोहम्मद शाह की क्या थी, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेबल, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल थी, ये नक्षत्रों की गणना करने का एक टेबल था, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न बनेगा ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनवाई 1725 में क्षारनी बनी, ये कौन सी भाषा में बनी, 1725 में बन गई, तो मित्रों गौर करना है फारसी भाषा में लिखी गई थी। प्रकाशित कब हुई गुरुजी, 1733 में। अब कहां है, अब इसकी एक फोटोकॉपी तो जयपुर के राजघराने में, दूसरे एक निजी में है, एक आपका अलवर में है ना, और एक आपका लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी है। शानदार प्रश्न है कि क्या इसकी एक फोटोकॉपी, एक प्रति ब्रिटिश के लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है, आप कहेंगे जी हां बिल्कुल पड़ी है। अब आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिषी विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। हालांकि इन्होंने जयसिंह कारिका के साथ साथ एक यंत्र राज रचना भी लिखी थी, लेकिन जयसिंह कारिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो प्रश्न बन जाए जयसिंह कारिका किसके समय, जयसिंह के समय लिखा गया था। जयसिंह के पास बड़े बड़े विद्वान थे खगोल विद्या के, ज्योतिष विद्या के, जगन्नाथ था, केवल राम था। प्रश्न आ सकता है केवल राम बड़ा खगोलविद किसके दरबार में रहता था, खगोल विद्या का बड़ा अच्छा ज्ञान था, 8-10 तो ग्रंथ लिख दिए थे नक्षत्रों की सही स्थिति और गति ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। केवल राम बड़ा ही मतलब यूं कहें कि एक ज्योतिषी था, और इन्होंने एक फ्रेंच ग्रंथ था लोगोरिथम, उसका फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद कर दिया, ठीक है, जिसे विभाग सारणी कहते हैं। बहुत सी बातें वैसे जीके का कोई अनंत नहीं है, लेकिन अपने एग्जाम में क्या आ सकता है वो अपने को देख लेना है। अब देखिएगा मित्रों, अगली बात आती है सवाई जयसिंह के समय में, ये हो गया ज्योतिषी यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट है, यंत्र राज है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई। अब गुरुजी इनका नाम जंतर मंतर क्यों पड़ा, तो मोटे यार जंतर को मतलब क्या है और मंत्र को मतलब क्या, दोनों समझ ले, कोई पूछ ले क्यों पढ़ो। जंतर को मतलब हुआ उपकरण, जंतर का मतलब क्या होता है, उपकरण, और मंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब होता है गणना, यानी उपकरण से गणना की जाए, अर्थात उपकरणों के माध्यम से गणना करने का जो स्थान है वो ही क्या है, जंतर मंतर है। अपन तो जंतर मंतर के नाम से जयपुर वाले को जानते हैं, जंतर मंतर कहीं भी हो सकता है भाई साहब, वो एक अलग चीज है कि जयपुर वाली वेधशाला को अपन लोग प्रमुख रूप से जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। बाकी इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कितनी वेधशालाएं, 5। कौन कौन सी गुरुजी, 5 देख लेते हैं। अब 5 में जरा गौर करेंगे आप, नंबर 1 पे मैं लिख देता हूं, इन्होंने सबसे पहले कौन सी वेधशाला का निर्माण करवाया, तो मित्रों गौर करना, इन्होंने सबसे पहले दिल्ली वेधशाला का निर्माण करवाया। कब करवाया, 1724 में। दिल्ली वेधशाला का निर्माण कब हुआ, 1724 में हुआ। और दिल्ली में इन्होंने जयप्रकाश राम यंत्र और सम्राट यंत्र बनवाए थे। क्या क्या बनवाए थे, जयप्रकाश, उसके अलावा राम यंत्र, और राम यंत्र के साथ आता सम्राट यंत्र। किसने बनवाए, जयसिंह ने बनवाए। वेधशाला कब बनवाई, 1724 में बनवाई। उसके बाद आता है आगे और भी कोई वेधशाला बनवाई थी क्या, बिल्कुल बनवाई थी। एक वेधशाला इन्होंने उज्जैन में भी बनवाई थी, याद रखेंगे। और जो उज्जैन वाली वेधशाला है यह बड़ी प्रसिद्ध है, इसे भारत का ग्रीनविच कहते हैं। जिस प्रकार से विश्व में टाइमिंग की जो गणना है वो ग्रीनविच से की जाती है, तो भारत का एक प्रमुख ज्योतिषी केंद्र है, ये आपका कौन है, ये उज्जैन है, इसे जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब फिर प्रश्न बनेगा और कौन कौन सी थी, और जयपुर वेधशाला भी थी। कौन सी थी, जयपुर वेधशाला, याद रखेंगे जयपुर वेधशाला, कोई विशेष प्रश्न नहीं है। उसके बाद में और वेधशाला थी क्या, बिल्कुल थी जयपुर वेधशाला। हाँ प्रश्न है, जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी है। जितनी 5 वेधशालाएं बनी इनमें से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, जयपुर है। तो गुरुजी सबसे छोटी वेधशाला कहां बनी, सबसे छोटी वेधशाला बनारस में बनी। ये केवल एक भवन की छत पे बनी हुई है। और उसके बाद एक वेधशाला बात करते हैं पर मथुरा। तो जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। और पेपर में प्रश्न कैसे आएगा गुरुजी, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जगह जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो दिल्ली में करवाया, उज्जैन में करवाया, जयपुर में करवाया, बनारस में करवाया, मथुरा में करवाया, इसके अलावा कोई आ जाए तो आप कहेंगे वहां नहीं करवाया। समझ गए बात, ठीक है जी। अगली बात जो जयपुर वाली है,
इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब ये तो थी खगोल विद्या की बात। इसके अलावा ये सामान्य रूप से विद्वानों के आश्रयदाता थे। क्या थे? इन्होंने एक नगरी बना दी अलग से विद्वानों के लिए, साहित्यकारों के लिए, ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी के नाम से नगरी किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने बनवाई। इनके समय एक प्रसिद्ध विद्वान था इनके प्रारंभिक वर्षों में, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक, और उसने जयसिंह कल्प द्रुम नाम का ग्रंथ लिखा था। यह शानदार प्रश्न है, जयसिंह कल्प द्रुम ये ग्रंथ किसने लिखा? तो आप कहेंगे ये ग्रंथ लिखा आपके रत्नाकर भट्ट पुंडरीक ने। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक ने कौन सा लिखा? तो आप कहेंगे जयसिंह कल्प द्रुम। इसके बाद प्रश्न आता है इन्होंने और क्या क्या किया। इन्होंने जो पिंक सिटी है, इसका वैसे वास्तविक नाम जयनगर आता है संस्कृत में, जैसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं, जिसे ब्रिटिश काल के अंदर पिंक सिटी कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद धर्म सुधार के क्षेत्र में इन्होंने जजिया कर हटवा दिया। अश्वमेध यज्ञ करवाया था क्या? प्रश्न आ सकता है। ये अपन यूं कह सकते हैं अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने बड़े स्तर पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। उसके बाद इन्होंने समाज सुधार की अगर बात करते हैं तो सती प्रथा को रोकने का इन्होंने काम किया, विधवा पुनर्विवाह को चालू करने का इन्होंने काम किया, अंतरराज्यीय विवाहों की इन्होंने पहल की। ये थे मित्रों आपके क्या? सवाई जयसिंह। और अपन अब पढ़ लेते हैं लास्ट में महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। साथियों, अब महाराजा सूरजमल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न बनेगा कि महाराजा सूरजमल यानी जाटों के अंदर प्रसिद्ध शासक रहे हैं महाराजा सूरजमल, क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? महाराजा सूरजमल को कहते हैं। प्रश्न फिर आ जाएगा कि जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? तो भी आपका उत्तर आएगा जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। अब प्रश्न बनेगा विशेष, ये किसके पुत्र थे? ये बदन सिंह के पुत्र थे, और इनकी तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। बड़े वीर योद्धा हुए थे और जाटों के अंदर बड़े वीर शासक के रूप में जाने जाते हैं महाराजा सूरजमल। फिर प्रश्न बनेगा कि इनसे क्या क्या बातें दे रखी हैं देख लेते हैं अपन। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे तब मुगलों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुख नगर इलाके जीते। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में, कमेंट करके बताइएगा कब हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले और महल बनवाए। कविवर सूदन, अक्षराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध दुर्ग बनवाया था, याद रखेंगे, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा? लोहागढ़, यानी जो अविजित दुर्ग के रूप में जाना जाता है, यानी इसके चारों ओर 100 फीट चौड़ी 60 फीट गहरी खाई है ना, लोहागढ़ दुर्ग। डिक्के महल किसने बनवाए? तो इन्होंने बनवाए। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया। और अंततः 1763 ईस्वी में नजीब खान रोहिल्ला के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राजस्थान में अपन यूं कहें कि जाटों में महत्वपूर्ण शासक कौन? तो महाराजा सूरजमल। साथियों, आज की क्लास थी, बोले तो ये लेसन था अपना, पिछले 3 दिनों से चल रहा था। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक साथियों तक। टेलीग्राम अभी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलते हैं नई क्लास में नई जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।